हेलो बच्चों। आप उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 13। हिस्ट्री का चैप्टर है बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स, मतलब कि इमारतों के बारे में, ठीक है, किताबों के बारे में, जो हमारे पुराने ऋषि वगैरह थे, ठीक है, वो जो क्या क्या किताबें लिखे उनके बारे में, और पेंटिंग्स वगैरह वगैरह में, जो पहले के राजा थे जो करवाते थे अपना पेंटिंग्स वगैरह, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या कह रहा है कि इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कह रहा कि वी शैल डिस्कस अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया एसेंट इंडिया टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर में, यानी कहानियों जो पहले के राजा राजा वगैरह थे वो अपने बारे में क्या लिखवाते थे, इतिहासकार से अपने बारे में कहानियाँ लिखवाते थे। आर्किटेक्चर यानी कि बड़ी बड़ी इमारतें बनवाते थे, ठीक है। कई सारे मैथमेटियंस भी थे जैसे कि आर्यभट्ट थे, ठीक है। साइंस में यानी कि साइंस में कई सारे ऋषि वगैरह थे जो कि बहुत बड़े बड़े लेवल के ऋषि थे। इंडिया एज अ बीन रिच कल्चर एंड साइंस, कह रहा है इंडिया के मतलब पहले जो इंडिया थी उसमें कई सारी संस्कृतियाँ थी, ठीक है, कई सारी भाषाएं बोली जाती थी, उसमें कई सारे साइंस वाले ऋषि भी थे। मतलब साइंस यानी कि ज्ञानी ऋषि से पहले के पीरियड में। एवरी किंगडम एडेड समथिंग न्यू टू द इंडियन हेरिटेज, यानी कि जितने भी किंगडम्स आए, ठीक है, चाहे मौर्यंस थे, चाहे गुप्त वाले थे, चाहे कोई भी किंगडम्स रहे हों, हमेशा कुछ ना कुछ वो इंडिया को दे कर गए हैं, ठीक है, विरासत में। कुछ भी दिए हों उसी को हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो पहला टॉपिक आता है हमारा लिटरेचर, यानी कि कहानियाँ या साहित्य, जो हिंदी थी हमारी पहले, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। जबकि संस्कृत लिटरेचर में था ना, यानी कि संस्कृत भाषा में था। पहले के राजा लोग कैसे बात करते थे, संस्कृत में बात करते थे, ठीक है। कहते हैं वेद के बारे में। पहला टॉपिक कह रहा है कि हमने पढ़ा है चैप्टर 6 में, जो कि पढ़ा ही है, 4 तरह के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना ऋग्वेद है वो कौन सा है, सॉरी, सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद है, जो कि 3500 साल पुराना है। सबसे पहले इसी को लिखा गया था, ठीक है। इसमें चारों वेद में ऐसी सी मतलब ज्ञान वाली बातें हैं या कहानियाँ हैं जो आपको अचंभित कर देंगे आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पुराना कौन है, ऋग्वेद। तो अगर हमसे में आएगा कि विच इज़ द ओल्डेस्ट वेद, तो कौन है, ऋग्वेद, जो कि 3500 साल पहले लिखा गया था। बाकी जो जितने वेद हैं वो लगभग 2500 से 3000 के बीच में लिखे गए थे, यानी कि आज से लेके 2500 साल पहले तक लिखे गए थे बाकी तीनों वेद। और सबसे पुराना वेद कौन है, ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में देखते हैं, कह रहा है ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल यानी कि अलग अलग पार्ट है, 10 पार्ट हैं, यानी कि 10 वॉल्यूम है, जिसमें से या कह सकते हैं 10 बुक है, क्या ना, मंडल से या बुक का है, ठीक है, जिसमें कंटेंट करते हैं 1028 हाइम्स, यानी कि उस 10 बुक में लगभग 1028 भजन है, ठीक। देखो लिखा है द ऋग्वेद डिवाइडेड 10 मंडल्स, यानी कि 10 मंडल्स का है, ठीक है, या 10 वॉल्यूम का है, या 10 बुक्स का है। जैसे 10 किताबें हैं एक किताब की, यानी कि ऋग्वेद के, इसमें से एक है 28 हाइम्स है। हाइम्स यानी कि भजन, जो वगैरह भजन नहीं कहते हैं लोग, भजन करो, तो वही बोला हाइम्स कह रहा है, या सूक्तास कर सकते हैं हाइम्स को। डेट वर कंपोज बाई ऋषि एंड सेजेस, जो कि किसने कंपोज किया था, यानी कि किसने बनाया था, ऋषियों ने और संतों ने मिल के, ठीक है। तो ये था हमारा ऋग्वेद। दीज हाइम्स आर रिटेन इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेस, कह रहा जितना भी भजन है ये किसी न किसी देवी या देवताओं के बारे में लिखा गया है। आउट ऑफ दीज अग्नि, इंद्र, सोमा आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से कुछ देवता ऐसे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस समय में जब इनके बारे में लिखा जा रहा था, जैसे कि अग्नि देवता, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंद्र यानी कि जो देवताओं के राजा होते थे, नहीं होता था इंद्र, अपने स्वर्ग के राजा जिसे कहा गया है। सोमा आर इंपॉर्टेंट, ये तीनों राजा क्या थे, इंपॉर्टेंट थे, तीनों देवता इंपॉर्टेंट थे उस समय में। तो जो 28 हाइम्स है वो किस में है, ऋग्वेद में है। सबसे पुराना कौन सा वेद है, ऋग्वेद है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है वेदों के अलावा भी कुछ ऐसी कहानियां हैं जैसे कि ब्राह्मणास, जैसे उपनिषद हैं, ठीक है, मतलब जो वेद हैं वो 4 ही हैं, ऋग्वेद, सामवेद। इनके अलावा कुछ ऐसी भी कहानियां जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई हैं, जैसे कि उपनिषद, पुराण, नहीं आता है पुराण विष्णु का, महापुराण टीवी पे पहले आता था। ये 2 एपिक्स, एपिक यानी कि महाकाव्य हैं, यानी कि जैसे कहानियाँ बताई गई हैं उसमें से सबसे बड़ी कहानी इनको माना जाता है, पुराण को। और उसमें से भी 2 बड़ी हैं, जैसे रामायण, जो टीवी पे आता ना, रामायण की कहानी, द स्टोरी ऑफ रामायण, रामा की कहानी, तो भी क्या है, एक तरह से वेद से अलग है वो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। महाभारत, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। आर द इम्पॉर्टेंट रिलीजियस बुक डेट आर करंटली नोन एज वैदिक लिटरेचर, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं इस समय में धर्म को लेकर। और जो को इनको क्या कहा जाता है, वैदिक लिटरेचर कहा जाता है, यानी कि वेद की कहानियाँ कहा जाता है। लिटरेचर यानी कि कहानियाँ, और वेद यानी कि जो 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इन्हीं की वो कहानियाँ हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। और भी कहानियाँ हैं लेकिन वो उतना फेमस नहीं हुई जितना कि रामायण और महाभारत वाली हुई, ठीक है। ये था हमारा वेद। आते हैं ब्राह्मणास के बारे में, यानी कि ब्राह्मण के बारे में। ये कौन थे, दीज आर कमेंट्रीज ऑन द वेद, ये लोग क्या कहते थे, जो वेद था हमारा, 4 वेद, ये उस पर टिप्पणी करते थे। टिप्पणी यानी कि लोगों को अच्छे भाषा में समझाते थे कि ये ऐसा कहना चाह रहा है, जिसकी वजह से रामायण और महाभारत और ज़्यादा फेमस हुआ, ठीक है। ईच वेद है द सेपरेट ब्राह्मण, कह रहा है हर एक वेद के जो 4 वेद हैं
अलग अलग वेद के अलग अलग ब्राह्मण थे, यानी कि अलग अलग कौन थे, टीचर थे बताने के लिए लोगों को, कहानियाँ सुनाने के लिए। अब आते हैं उपनिषद। उपनिषद हमने पढ़ा है लेकिन यहाँ भी दिया है तो पढ़ लेते हैं। कह रहा है 108 उपनिषद हैं टोटल। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद एक तरह की बुक है रामायण की तरह ही, तो ये भी कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। तो ये 108 जो है आपको याद रखना है कि उपनिषद कितने हैं? 108, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ये बात कर, जो उपनिषद है ये बात करता है मरने के बाद क्या होता है, ठीक है। जैसे मर जाते हैं ना, जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है जब कोई मरता है तो उसके बाद वो कहाँ जाता है, तो ये सारी जो बातें हैं वो किस में रखी हुई हैं? उपनिषद में लिखी हुई हैं। तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। कह रहा मेनी उपनिषद थिंकर फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स। कह रहा बहुत सारे उपनिषद हैं, मतलब जो सोचते हैं उपनिषद बाद के में लिखते हैं, जो उपनिषद को लिखे हैं उनका मानना है कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे मतलब चीज़ें हैं जो कि परमानेंट है, यानी कि वो हमेशा के लिए रहेंगी, मरेंगे नहीं कभी। भले ही आत्मा को छोड़ दें, जैसे होता ना शरीर के अंदर आत्मा होता है कहते हैं इंडिया में, तो शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरता है। ये किनका कहना है? उपनिषद थिंकर का कहना है। दे डिस्क्राइब द दिस एज आत्मा, इसको क्या लोग कहते हैं? आत्मा कहते हैं। और द इंडिविजुअल सोल, यानी कि एक प्रतीक सोल। द ब्रह्मा द यूनिवर्सल सोल, या उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मा का सोल कहते हैं, यानी कि ब्रह्मा की आत्मा कहते हैं। मतलब वो एक ऐसा चीज़ है जो पूरे ब्रह्मांड में हमेशा के लिए जीवित रहता है, जिसको वो लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं या आत्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे उपनिषद, ये इनके बारे में बताता है। नेक्स्ट आता है पुराण, यानी कि जिससे पुराण था। तो पुराण क्या कहता है? कह रहा है टोटल 18 पुराण है। 18 यानी कि 18 पुराण हैं जो कि सपोज किए गए हैं। किसने लिखा है? व्यास ने। व्यास एक ऋषि थे, ठीक है, उस समय पे उन्होंने इस पुराण को लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि जो व्यास थे ना, ये पहले ओरली बताते थे इन कहानियों की ना, जो 18 पुराण है, यानी कि जो महापुराण आता है टीवी पे विष्णु के बारे में, ये पहले ओरली बताए जाते थे। फिर जो ज्ञानी थे उसको सुनकर फिर एक किताब में लिखे। तो वही कह रहा है कि ओरली नरेटेड यानी कि बताना, फिर बाद में लेटर यानी कि बाद में इसको लिखा गया किताबों में। दे कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेस, इसमें भी कहानियाँ होती थी देवी और देवताओं का, जैसे कि शिव की कहानियाँ होती थी, विष्णु का कहानियाँ होता, दुर्गा पार्वती, ठीक है, इन देवी देवताओं का कहानी होता था किसमें? पुराण में। दे आल्सो डिस्क्राइब अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया कैसे बनी वो भी उसमें क्या है? डिस्क्राइब है, किसमें? पुराण है। तो इसीलिए जो ओल्ड लोग होते हैं, यानी कि जो इस तरह के लोग होते हैं, यानी कि बूढ़े लोग हो जाते हैं, तो यही सारी किताबें पढ़ते हैं। कौन सी किताबें? वेद पढ़ते हैं, ठीक है, पुराण पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, उनको मतलब दुनिया के बारे में और ज़्यादा पता चलता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पुराण में बताया गया कि कैसे दुनिया क्रिएट हुई है, उपनिषद में बताया गया कि कैसे मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, और वेद में बताया गया है कई सारी कहानियाँ, कई सारे भजन, ठीक है। तो ये फीचर है इनका, यानी कि विशेषता है, ठीक है, पुराण का, उपनिषद का, वेद का। अनलाइक द वेद की तरह ही दे कुड बी हियर्ड बाई द एवरीबॉडी इंक्लूडिंग वुमेन एंड द शूद्रास। कह रहा है जैसे वेद लोग की कहानियाँ सुनते थे, इससे क्या होता था, जो ब्राह्मण थे, ठीक है, जब वेदों की कहानियाँ लोग बताते थे तो सब कोई सुनता था, चाहे लोअर कास्ट का हो, चाहे अपर कास्ट का हो, चाहे वुमेन हो, चाहे पुरुष हो। तो वैसे ही जब पुराण की कहानियाँ बताई जाती थी, यानी कि पुराण जब सुनाया जाता था लोगों के द्वारा या पंडितों के द्वारा, तो सारे लोग सुनते थे, चाहे उसमें औरतें भी होती थी, शूद्र भी होते थे और लोग भी होते थे, ठीक है। दे वर रिटन इन अ सिंपल लैंग्वेज, वो बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया था उस समय में, उनकी भाषा में, यानी कि लोकल भाषा में। वर मीन टू एजुकेट द कॉमन पीपल, यानी कि जो कॉमन पीपल हैं, जो कॉमन लोग हैं, उनको एजुकेट किया जा सके, यानी कि उनको थोड़ा ज्ञान बताया जा सके कि ऐसे भी होता है लाइफ में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, एपिक, यानी कि महाकाव्य। कुछ ऐसे महाकाव्य हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए, जैसे कि रामायण महाभारत, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, जैसे कि एपिक रिफर टू द ग्रैंड लॉर्ड, कह रहा है जो एपिक लिखा गया, यानी कि जो महाकाव्य लिखे गए हैं वो भी देवी देवताओं के बारे में, यानी कि जो देवी देवताओं की कहानियाँ हुई हैं, बड़े बड़े फेमस कहानियाँ हैं, उनके बारे में लिखा गया है। वही जैसे रामायण और महाभारत देखते हैं एक एक करके। तो जो पहला हमारा एपिक कहानी यानी कि महाकाव्य आता है वो है रामायण। कह रहा है ये एक महाकाव्य है। कौन? रामायण जो है एक महाकाव्य है। ये संस्कृत रामायण में यानी कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किसने? वाल्मीकि के द्वारा। याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में या 1 वर्ड में आएगा कि किसने रामायण को लिखा गया था या किसने कंपोज किया था, तो ऋषि वाल्मीकि ने। ठीक है, ये वाल्मीकि जी बहुत बड़े रचयिता है, यानी कि बहुत बड़े ज्ञानी थे। रामायण को रामचरितमानस भी कहा गया है। वॉज रिटन इन अवधि बाई गोस्वामी। जब रामायण को रामचरितमानस में कन्वर्ट किया गया तब उसमें मतलब भाषा भी चेंज हो गई थी। किसमें? भाषा अवधि में, यानी कि जो भोजपुरी भाषा थी यूपी और बिहार की, उसमें वो चेंज कर दिए थे। ठीक, कौन चेंज किया था? तुलसीदास ने, ये वाले थे। ठीक है, देखो पहले वाल्मीकि ने इसको कंपोज किया, यानी कि इनका निर्माता थे। कौन? वाल्मीकि जी। किसके निर्माता? रामायण के। फिर बाद में जब ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ तो तुलसीदास ने इसको अवधि में कन्वर्ट कर दिया। तो अवधि में जब कन्वर्ट किया तो इनका नाम क्या पड़ा? रामचरितमानस। पहले रामायण था, फिर रामचरितमानस पड़ा। ठीक है, क्योंकि ये अवधि में लिखा गया था गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा।
इट इज़ द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑफ अ ग्रेट डीड ऑफ लॉर्ड रामा। ये किसकी कहानी है भाई, सब कोई जानता है, पूरा दुनिया जानता है कि किसकी कहानी है, राम की कहानी है। पूरे उनके जो जीवन काल था उनके बारे में बताया गया रामायण में। तो ठीक है, दो रचयिता थे। सबसे पहले इनको कंपोज किसने किया, इसको निर्माता किसने किया था, निर्माण कौन किया था, तो ऋषि वाल्मीकि ने। फिर इसको अवधि में किसको ट्रांसलेट किया था, तुलसीदास ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा महाभारत। ठीक है, इट इज आल्सो संस्कृत एपिक डेट वाज कंपोज्ड बाय ऋषि वैश्य, यानी कि ये भी संस्कृत भाषा में, पहले के लोग संस्कृत भाषा में बात करते थे ना, तो इसीलिए इसको भी, मतलब दोनों को भी, रामायण को भी और महाभारत को भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था। तो ये भी एक महाकाव्य है जिसको ऋषि वैश्य ने लिखा है। ठीक है, ये है ऋषि वैश्य। ठीक है, इट इज़ द स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कौरव एंड द पांड्यास हु वर कजिन। कह रहा है ये कहानी है उन झगड़ों की, या उन कह सकते हैं वार की या युद्ध की, जो दो कजिन यानी कि दो भाइयों में लड़ा गया था। यानी कि कौरव कजिन यानी कि दूसरे कह सकते हैं उनके चाचा के लड़के थे और अपने पिताजी के लड़के थे। ठीक है, उन्हीं को कजिन कहते हैं। ठीक है, मतलब दूर के रिश्तेदार। तो आपस में कौरव थे और दूसरे कौन थे, पांड्यास थे, यानी कि पांडे थे। दोनों लोग लड़े थे आपस में, उनकी वो कहानियाँ हैं। दिस कॉन्फ्लिक्ट इंडेड अ ग्रेट बैटल। ये जो कॉन्फ्लिक्ट था यानी कि छोटा सा दंगा था, वो पूरे एक बैटल में कन्वर्ट हुआ, यानी कि पूरे एक वॉर यानी कि युद्ध में कन्वर्ट हुआ। कैसे, उसी को महाभारत कहा जाता है। ठीक है, ये सारे चीज़ उसमें महाभारत में बताया गया है कि कैसे कौरव और पांडे आपस में लड़ रहे थे छोटे से चीज़ के लिए। बिसाइड द मेन स्टोरी ऑफ द वॉर, कह रहा है इस मेन जो युद्ध है इसके अलावा जो है महाभारत इंक्लूड द भगवत गीता। उसमें मतलब महाभारत में ही एक भगवत गीता लिखा गया था, किसके द्वारा, विष्णु के द्वारा। ठीक है, यानी कि जो उसमें कृष्ण थे। द स्टोरी ऑफ इट्स वॉज एन ओल्ड बट इट वॉज रिटन डाउन 15 ईयर्स अगो। कह रहा है कि ये काफ़ी पुराना है, जो है जो गीता है, जो गीता लिखा गया था, भगवत गीता कहते हैं ना, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, जो लिखा गया था मतलब 1500 साल पहले लिखा गया था। लेकिन है ये बहुत पुराना, जो भगवत गीता है काफ़ी पुराना, लेकिन लिखा कब गया था, इट इज रिटन डाउन अबाउट 15 ईयर्स 100 यानी कि अब से, यानी कि आज से 1500 साल पहले। ठीक है, तो 3 रचयिता है, तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। पहला रामायण किसने लिखा था, ऋषि वाल्मीकि ने। फिर कन्वर्ट किया था अवधि में किसने, गोस्वामी तुलसीदास ने। फिर महाभारत किसने लिखा था, ऋषि वैश्य ने। ठीक है, तो अगर आपको कहानी जानना है, आप तो वैसे जानते होंगे, लेकिन सब कोई जानता है कि राम को रावण ने मारा था। सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, रावण को राम ने मारा था। वैसे ही महाभारत में कौरव पांडे आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, तो डिटेल में जानना है तो यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हैं द स्टोरी ऑफ रामायण, द स्टोरी ऑफ महाभारत, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कह रहा कुछ स्कॉलर्स थे, यानी कि कुछ मतलब बड़े बड़े लोग, ज्ञानी लोग थे, जैसे कालिदास। ठीक है, कालिदास के बारे में सुना होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा पहले उतना ज्ञानी नहीं थे, लेकिन उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट प्राप्ति हुई, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब समझदार बन गए। तो कालिदास, चाणक्य, भानाभट्ट थे। ठीक है, आर्यभट्ट थे। हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू संस्कृत लैंग्वेज, यानी कि संस्कृत भाषा में इनको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान था और काफ़ी ज़्यादा ये लोग क्या कहानियाँ लिखे थे। कालिदास हैज रिटन मेनी पोएम्स इन संस्कृत। जो कालिदास थे ये पंडित, काफ़ी ज़्यादा क्या लिखे थे, पोएम्स, कहानियाँ लिखी थी। ठीक है, प्लेज लिखे थे, यानी कि ड्रामा, एक तरह से कहानियाँ ये भी लिखे थे, जो कि संस्कृत भाषा में, पहले संस्कृत भाषा में ही बोलते थे लोग, तो संस्कृत में ये सारी कहानियाँ लोग लिखे थे। कौन, कालिदास। नेक्स्ट आते हैं द इंक्लूड मगधूता। ठीक है, अभिजना, शकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंश, ये सारी कहानियाँ जो किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा है। और भी हैं, फेमस बुक ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य भी एक पंडित थे, क्या मतलब एक स्कॉलर थे। इन्होंने भी कुछ लिखा है, जैसे कि अर्थशास्त्र, कैसे अर्थशास्त्र को इन्होंने डिस्क्राइब किया बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, जिसे राजनीति कहते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम एंड द आर्ट ऑफ गवर्नेंस, की कैसे मतलब पॉलिटिकल जो है, यानी कि पॉलिटिक्स है, यानी कि राजनीति कैसे काम करती है। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ इनका कौटिल्य का किताब। क्या लिखे थे, अर्थशास्त्र लिखे थे। तो 2 3 4 5 लोग हो गए, वाल्मीकि, गोस्वामी, तुलसीदास और कालिदास। कालिदास ने क्या लिखा था, इतनी सारी किताबें लिखी थी। अभिजना, शकुंतलम, सबसे फेमस हुआ था उनका शकुंतलम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौटिल्य। कौटिल्य की किताबें क्या थी, अर्थशास्त्र, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ बाद में। ठीक है, अब आते हैं तमिल लिटरेचर पे, यानी कि तमिल की कहानियों पे, मतलब कि जो साउथ इंडिया में जो तमिल की कहानियाँ हैं उनके बारे में हम देखते हैं। कह रहा वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट संगम लिटरेचर इन तमिल। कह रहा कि हम तमिल में पहले ही पढ़ चुके हैं संगम लिटरेचर के बारे में, संगम की कहानियों के बारे में। शिलापकडिकरम एंड द मनी मेकलाई असम अदर फेमस तमिल एपिक्स, यानी कि ये भी कुछ कहानियाँ जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कहाँ पर फेमस है, तमिल में, यानी कि तमिल की ये महाकाव्य हैं, और जो रामायण महाभारत है पूरे भारत की महाकाव्य है। ठीक, तो मणिमेकलाई और शिलापडिकरम। ठीक है, अब आते हैं पहले शिलापडिकरम के बारे में, यानी कि ये पहला जो तमिल का सबसे ज़्यादा फेमस कहानियाँ है, तमिल का है। कह रहा है जो शिलापडिकरम है, यानी कि जो महाकाव्य है, किसने लिखा था, इलैंगो के द्वारा लिखा गया था। इलैंगो एक क्या थे, पंडित थे उस समय में,
उन्होंने लिखा था लगभग 1800 साल पहले लिखा था तमिल में, ठीक है। कब से लिखा था? इलैंगो ने 1800 साल पहले लिखा था। ये एक लव स्टोरी है, किसके बारे में? एक मर्चेंट के बारे में, यानी कि बिजनेसमैन जो कि जिसका नाम था कुवालन, ठीक है, और उसकी कोटसन का नाम था मदावी, यानी कि उस लड़की का नाम था क्या? मदावी। लड़के का नाम था कुवालन और लड़की का नाम था मदावी। ये एक लव स्टोरी है जिसे किसने लिखा है? इलैंगो ने लिखा है लगभग 1800 साल पहले। उसने क्या किया था? कुवालन ने अपनी वाइफ को निगलेक्ट कर दिया था, यानी कि मतलब भगा दिया था घर से। जिसको भगाया था उसका नाम क्या था? कनागी, यानी कि उसको देखा जाए तो 2 बीवी थी। मतलब देखा जाए तो पहली बीवी का नाम था कनागी और जिससे वो प्यार करता था उसका नाम था मदावी। तो कनागी यानी कि जो पहली बीवी थी उसको क्या था? निगलेक्ट कर दिया था, यानी कि नज़रअंदाज कर दिया था, घर से निकाल दिया था, लेकिन फिर भी उसको प्यार करता था। वन साइडेड करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करता था, सबसे ज़्यादा प्यार मदावी को करता था। इसलिए तो निकाला होगा कनावी को। कह रहा वहाँ एक राजा, पहला नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, कह रहा वहाँ एक राजा था जिसका नाम था पांड्या किंग करके। उसने एक बार गलती से क्या हुआ था, कुवालन को जिसने अपनी पत्नी को निकाला था उस पर एक आरोप लग गया चोर का, यानी कि गलती से ये ज्वेलरी जो है, यानी कि जो सोना वगैरह होता था उसने ये चुरा लिया है। किसने? कुवालन ने। ये गलती से आरोप लग गया था, बल्कि चुराया नहीं था, लेकिन गलती से आरोप लग गया था उसके ऊपर। तो आरोप लगने के बाद राजा ने, जो पांड्या किंग था, तो उसने उस डेथ का ऑर्डर दिया कि इसको फांसी पर लटका दिया जाए। जिस पत्नी को वो निकाला था, यानी कनागी को निकाला था, जब कनागी ये सुनी तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीव, यानी काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर गुस्सा आ गया इस इंडस्ट्रीज को लेकर कि जांच पड़ताल तो हुआ नहीं, आपने सीधा क्या किया? फांसी कर दिया मेरे पति को। सोचो, मतलब जिस पति ने उसको निकाल दिया था, उस पति के लिए इस कनागी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया और उसको क्या किया? बाद में उसको जस्टिस दिलवाया। किसको? अपने पति को। तो वही कह रहा है, कनागी वॉज फुल ऑफ ग्रीव एंड एंगर इन हिज इनजस्टिस, लेट अस सी डिस्ट्रॉय द सिटी, कैपिटल सिटी ऑफ मदुरई। सोचो, वो अकेले मिलकर, यानी कि कुछ औरतों को लेकर, अपने लेकर पूरे सिटी, मतलब मदुरई के जो राजा था पांड्या किंग, उस पूरे राज्य को क्या किया? खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया उस पति के लिए जो उसको निकाल दिया था। तो ये होता है लव स्टोरी। मतलब भले ही तुम मुझसे प्यार ना करो, लेकिन क्या हुआ? उस पत्नी ने क्या किया? उस पति के लिए पूरे ही मदुरई सिटी को ही, कैपिटल को ही क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये कहानी तमिल का जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। तो क्या नाम है? सिलापट्टिकरम। अब आता है नेक्स्ट मलिमिकाई, यानी कि मणिमेकलाई। ये क्या है? इट वॉज अनदर ग्रेट तमिल एपिक। ये दूसरा तमिल एपिक है, यानी कि तमिल का महाकाव्य है जो काफ़ी फेमस हुआ था। इट वॉज कम्पोज बाई सतनार अराउंड 1400 ईयर्स हो गया। कह रहा है 1400 साल पहले लिखा गया था। आज से 1400 साल पहले लिखा गया था। किसने लिखा था? सतनार ने। सटनार। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ। तो सटनार, स्पेलिंग आप लोग याद रखिएगा, सटनार, ठीक है। और कब किया था? 1400 साल पहले, ठीक है। मणिमेकलाई। इट इज़ द स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ कुवालन एंड मदावी। ये भी उन्हीं कहानी है जो अभी थी ना, कुवालन और मदावी जिससे वो प्यार करता था, तो उनकी लड़की हुई। इसका उनकी मतलब उनका भी कुछ चक्कर वगैरह चला होगा, तो ये उनकी कहानी है। कौन? मणिमेकलाई। जैसे अभी सिलापट्टिकरम में पढ़ा कि जो कुवालन था अपने पति को निकाल दिया था, जिसको पत्नी का निकाला उसका नाम क्या था? कनागी। जिससे वो प्यार करता था मधावी। तो मधावी और कुवालन की एक लड़की हुई, डॉटर हुई, लड़की, डॉटर यानी कि लड़की, उसके बारे में एक कहानी है। कौन? मणिमेकलाई, ठीक है। ये भी काफ़ी फेमस हुआ, ठीक है। एक सारी कहानियाँ जो काफ़ी फेमस हुई थी उस टाइम पे तमिल में। नेक्स्ट टॉपिक आता है अदर लिटरेरी वर्क्स, यानी कि दूसरे और क्या कहानियाँ थी। द स्टोरी फ्रॉम द जकाटास एंड द पंचतंत्र एंड द अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर आर आल्सो इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। कह रहा है कि जकाटास थे, ठीक है, और पंचतंत्र की कहानियाँ भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। जब लोग घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह तक, तो किताबें क्या करते थे? बेचते थे या सेल करते या रीड करके बेचते थे। तो ये भी कहानी काफ़ी फेमस हुई, लेकिन उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुई जितना कि ये सारी फेमस हुई। सिलापट्टिकरम, मणिमेकलाई, रामायण, महाभारत, ठीक है, पुराण, उपनिषद, ये सारे बहुत फेमस हुआ। तब इनके बारे में पढ़ते हैं, जकाटास और पंचतंत्र के बारे में देखते हैं क्या कहते हैं। तो जो पंचतंत्र और जो जकाटास है, इसको किसने लिखा था? कॉमन पीपल ने, यानी कि जो लोग ट्रांसफर करते थे, ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह तक, वो लोग लिखते थे। तो वही कह रहा है ऑर्डिनरी पीपल आल्सो टोल्ड स्टोरी, यानी जो कॉमन लोग थे वो भी कहानियाँ क्या करते थे? बताते थे और लिखते थे। उन्होंने पोएम्स लिखी थी, सॉन्ग्स लिखी थी जो परफॉर्म किए गए थे प्लेस को ज़रा। जकाटास और पंचतंत्र ये भी कलेक्शन है उन्हीं कहानियों में से जो कि कॉमन पीपल ने लिखा है। कह रहा कि जो जकाटास है, जो पहला है जकाटास, ये बताता है हमें किसके बारे में? लोगों के बारे में, कि लोग कैसे हो जाते थे उस समय में, ठीक है। और वही जो पंचतंत्र है वो किसके बारे में बताता है? लाइफ के बारे में, कि कैसे लाइफ में सक्सेस हुआ है, मतलब कैसे सक्सेस पाया जाए लाइफ में। तो ये जो जकाटास है वो लोगों के बारे में बताता है, और पंचतंत्र किसके बारे में बताता है? लाइफ के बारे में बताता है कि लाइफ में कैसे सक्सेस पाया जाए, ठीक है। तो ये जकाटास और पंचतंत्र की कहानियाँ थी। किसने लिखा था? ऑर्डिनरी पीपल, यानी कॉमन लोगों ने लिखा था, इन अ सिंपल लैंग्वेज और स्टाइल में। यही थी, थोड़ा उसमें से मूर्तिकाल को निकाला गया है। कह रहा सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता था। जो भाई कॉमन लोग थे सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे ना, संस्कृत में तो लिखेंगे नहीं, मतलब अपने लोकल लैंग्वेज में लिखते थे, ठीक है। जकाटास का क्या मतलब था?
पीपल के बारे में बताना, यानी कि लोगों के बारे में बताना। और पंचतंत्र क्या था, लाइफ के बारे में बताता था, ठीक है। द जकार्ता स्टोरी कैन बी सीन ऑन द रेलिंग ऑफ स्टूपा एंड पेंटिंग। कह रहा है कि जो मठ होते थे, यानी कि जो जैसे बुद्ध भगवान जिसमें बैठते थे, उस पर भी ये कहानी क्या करते, लिखते थे लोग, ठीक है। कौन सी कहानियाँ, जकार्ता और पंचतंत्र की कहानियाँ, ठीक है। ये हो गया जकार्ता और पंचतंत्र। नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट, यानी कि जो फॉरेन में लोग घूमते थे, एक देश से दूसरे जगह लोग घूमते, जैसे कि वास्को डी गामा था, वो क्या करता था, एक जगह से दूसरी जगह जाता था और रास्ता खोजता था। तो इनके बारे में देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि और सर बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स थे, यानी कि जो एक दूसरे दूसरी जगह तक जाते थे। और पिलग्रिम्स यानी कि यात्री, जैसे हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में कैसे चाइना से 2 यात्री आए थे, फाजियान करके, और कौन आया था, फाजियान और जुआनजैंग करके आया था, ठीक है। तो ये 2 यात्री थे जो आते थे इंडिया में, तो लिखते थे इंडिया के बारे में। तो वैसे ही एक था जिसका नाम था मेगास्थेन्स करके, जिसने लिखा था एक इंडिका बुक लिखा था। इंडिका मतलब कि इंडिया के बारे में लिखा था, उस बुक का नाम था इंडिया, ठीक है। तो वही कह रहा है मेगास्थेन हैज़ रिटन अ फेमस बुक इंडिका दैट टेल्स अबाउट द सोशल, जो बताता किसके बारे में, समाज के बारे में, यहाँ की जो भारत का समाज था उस समय में वो कैसा था, ठीक है। पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि जो राजनीति थी उस समय में वो कैसी थी। इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि जो आर्थिक, यानी कि जो पैसा था, यानी कि जो अमीरी थी इंडिया में उस समय में कैसी थी। तो जो इंडिका है, यानी कि जो आए थे लोग बाहर से ट्रैवल घूमने इंडिया में, तो ये लोग किताबें लिखे थे, जिसमें से एक किताब काफ़ी फेमस हुआ इंडिका, ठीक है। किसने लिखा था, मेगास्थेन ने लिखा था। और ये कब का पीरियड है, मौर्य पीरियड का, यानी कि जब अशोका वगैरह थे तब के बारे में लिखा गया था। तो ये देखो यहाँ पे दिया गया है, तो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम, यानी कि चाइनीज से एक बुद्धिस्ट आया था, यानी कि जो बुद्धिज्म को फॉलो करता है उसी को बुद्धिस्ट कहते हैं। तो पिलग्रिम था, यानी कि यात्री था, तीर्थयात्री था, फाजियान करके, हैज़ गिवन अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो ये तो पहला था मेगास्थेन, दूसरा था फाजियान, ठीक है। फाजियान ने क्या किया कि गुप्ता पीरियड, जब गुप्त पीरियड चल रहा था, यानी कि समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त चल रहे थे, यानी कि जब ये लोग थे राज कर रहे थे भारत में, तब आया था फाजियान करके, ठीक है। एक चाइनीज़ ट्रेवलर आया था जो कि लोगों के बारे में लिखा था, भारत के बारे में लिखा था। तो 2 ये अलग अलग कौन थे, फॉरेन ट्रेवलर्स थे, ठीक है, मेगास्थेन और फाजियान। मेगास्थेन ने लिखा था इंडिया को, और फाजियान ने लिखा था एक डिस्क्रिप्शन, यानी किताब लिखा था। उस किताब का नाम नहीं दिया है, लेकिन ये वाला किताब का नाम दिया है, तो इसका याद रखिएगा। इंडिका किसने लिखा था, मेगास्थेन ने। कौन था, फॉरेन ट्रेवलर था, यानी कि विदेशी था, ठीक है। अब आते हैं आर्किटेक्चर पे, यानी कि पहला आर्किटेक्चर है यानी कि मठ, जिसे हम कहते हैं मोनेस्ट्री, जिसमें लोग क्या करते थे, अपना ध्यान केंद्रित करके ध्यान लगाते थे। तो देखते हैं क्या कहता है। कह रहा जो मोनेस्ट्री है वो रिफर करता है एक बिल्डिंग को, एक तरह की बिल्डिंग होती थी जिसमें बुद्धिस्ट के मॉन्क, यानी कि जो बुद्धिस्ट के पंडित होते थे, ठीक है, ब्रह्मचर्य होते थे, वो इसमें एक साथ रहते थे और पूजा करते थे, यानी कि ध्यान लगाते थे। देवर इन द फॉर्म ऑफ स्टूपा, ये स्टूपा की फॉर्म रहती है। स्टूपा यानी कि होता है मठ, ठीक है। स्टूपा यानी कि मठ होता है एक तरह से, जिसे ऐसे खोपड़ी की तरह रहता है, डोम की तरह ऐसे, ठीक है। यहाँ पर गेट रहता है, यहाँ पर लोग जाते हैं, इसके अंदर जो मॉन्क रहते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क, उसमें जाके बैठते हैं और उसमें ध्यान वगैरह लगाते हैं, यानी कि मेडिटेशन करते हैं। देवर इन द फॉर्म ऑफ स्टूपा, द वर्ड स्टूपा मीन्स अ माउंड। स्टूपा का मतलब क्या होता है, माउंड, एक तरह का कटोरा होता है, ठीक है। ऐसे कटोरा ले लीजिए, कटोरा ढक दीजिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्टूपा कहते हैं या माउंड कहते हैं। द स्किल्स ऑफ और क्राफ्ट, यानी कि जो क्राफ्ट पर्सन थे उस समय में, उसमें बहुत अच्छी अच्छी कलाकारी की है, उसमें लोग पेंटिंग बनाए हैं उस स्टूपा में, ठीक है। मूर्तियाँ बनाई गई हैं, देखो ऐसे पोल पे लिखा है सब। तो वही कह रहा है कि जो स्किल्स ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन कैन बी सीन इन दिस स्टूपा, मतलब कि इस मठ पे, यानी कि इस कटोरे पे, जो कटोरे जैसा मठ है उस पर ये लिखा गया था अलग अलग कला। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अगर आप कभी जानते हैं एमपी में घूमने, यानी कि मध्य प्रदेश में घूमने जाते हैं, तो सांची में ये स्टूपा है, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है फीचर ऑफ स्टूपा, यानी कि विशेषताएँ क्या हैं इन स्टूपास की। तो पहला फीचर देखते हैं। कह रहा है कि देयर आर वेरियस काइंड ऑफ स्टूपा, कह रहा है कई तरह के मठ होते थे, यानी कई तरह के स्टूपा होते थे, यानी कई तरह की कटोरियाँ होती थी, मतलब कई तरह का स्टूपा होता था, जो बड़ी होती थी, कुछ छोटी होती थी, कुछ टॉल होती थी, कुछ राउंड होती थी। तो बिग, स्मॉल, राउंड और टॉल, ठीक है, इस तरह की स्टूपा होती थी उस समय में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि एक छोटा डब्बा और डिबिया होता था, यानी कि छोटा का डिबिया होता था, जिसको लोग क्या करते थे, रेलिक कास्केट करते थे, यानी कि बचा हुआ डिबिया, यानी कि बचा हुआ अवशेष। तो जो उसमें मॉन्क होते थे, ठीक है, जो स्टूपा के अंदर मॉन्क होते थे, उससे ठीक सेंटर में उसमें वो रखते थे, क्या रखते थे, हड्डियाँ रखते थे, दांत रखते थे, ठीक है, ऐसे से, यानी कि राख रखते थे। जब इंसान को जलाया जाता है, जो राख बचता था वो लोग उसमें रखते थे। क्यों रखते थे, ये वही लोग जाने, ठीक है। कहाँ पर रखते थे, सेंटर ऑफ स्टूपा, यानी कि जो स्टूपा है उसके ठीक सेंटर में, यानी कि ठीक बीच में। तो वहाँ के मॉन्क थे, कुछ उनकी रस्में रही होंगी, ठीक है, तो वो लोग ऐसा करते थे। कह रहा उन मतलब इन अवशेष को द्वारा, यानी कि हड्डियों और दांतों और राखों के अलावा भी वो लोग क्या रखते थे, प्रीशियस स्टोन, यानी कि बड़ी बड़ी मतलब कीमती पत्थर भी रखते थे, जैसे कि
डायमंड वगैरह रखते थे, कॉइन्स सिक्के रखते थे वो लोग। दिस रेलिक कास्केट यानी कि रेलिक मतलब आपसे कास्केट यानी कि एक तरह का डिबिया, तो उस डिबिया में ऑसेस को रखते थे। वाज कवर्ड विथ अर्थ मतलब जमीन के अंदर ढक देते थे लोग। लेटर द डोम लाइक स्ट्रक्चर विथ कार्व्ड स्टोन स्लैब्स वाज मेड। बाद में ये लोग पत्थर क्या करते थे, जब काम आता था तो उसको पत्थर को निकाल के उसका काम करते थे। ठीक, ये थे मॉन्क जो कि स्तूपा के अंदर रहते थे और ये कांड करते थे। ठीक है, तीसरा है देयर वर सर्कुलर पाथ वर रेलिंग अराउंड द स्तूपा दैट इज कॉल्ड द पदकृष्णा पाथ। ठीक है, कह रहा है कि जो स्तूपा होता था उस समय में, जैसे अभी मैंने देखा है यहाँ पर, ठीक है, जिसके अगल बगल ऐसे है ना, छत की तरह है, रेलिंग की तरह है, तो वहाँ पे ऐसे बना होता था। इसको क्या कहा गया है, प्रदक्षिणा पाथ कहा गया, यानी कि टहलने के लिए। जैसे लोग आते थे, जैसे नहीं होता परिक्रमा होता है कहीं पर, किसी गांव में यज्ञ होता है, महायज्ञ होता है, ठीक है, तो आप लोग परिक्रमा करते थे। तो ऐसे ही इस यहाँ पे भी लोग क्या करते थे, परिक्रमा करते थे इस रेलिंग पे। तो वही कहा गया कि इस सर्कुलर रेलिंग को, जो गोल गोल रेलिंग है, इसको क्या कहा गया है, प्रदक्षिणा पथ, यानी कि चप्पल निकाल के लोग क्या करते थे, परिक्रमा करते थे। जो डिवोटीज यानी कि जो भक्त थे वो वॉक करते थे अराउंड स्तूपा, यानी कि जो स्तूपा था उसके गोल गोल घूमते थे। वही मतलब रेलिंग, मतलब एक तरह से क्या करते थे, परिक्रमा करते थे उसका। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, कह रहा है कुछ स्तूपाज ऐसे होते थे, यानी कि कुछ मठ ऐसे होते थे जो डिकोरेट किया जाते थे काफ़ी सारे स्टोन से, स्टोन यानी कि पत्थर वगैरह से, ठीक है, यानी कीमती पत्थर। ठीक है, तो कीमती पत्थर से वो लोग क्या करते थे, सजाते थे उस स्तूपा को। जैसे कि ये यहाँ पर अमरावती में एक स्तूपा करके है, यानी कि एक मठ है जो काफ़ी कीमती पत्थर उसे क्या हुआ, सजाया गया है। तो वही कह रहा है, लगभग 2000 साल पहले ये किया गया था। कहाँ पर है, अमरावती में। अमरावती एक जगह है भारत में, तो वहाँ पे स्तूपा है जो काफ़ी ज़्यादा कीमती पत्थरों से सजाया गया था। फिफ्थ पॉइंट आता है सम बिल्डिंग्स वर ट्रांसफर इनटू आर्टिफिशियल केव्स। कह रहा है कुछ बिल्डिंग्स ऐसे हैं जो कि आर्टिफिशियल केव्स में कन्वर्ट किए गए हैं, यानी पहले बिल्डिंग थे, फिर बाद में उसको स्तूपा बना दिया गया, यानी कि गुफा बना दिया गया। दैट वर मेड बाई होलोइंग द रॉक्स, यानी कि उन रॉक्स को क्या किया गया, हॉलो किया गया, यानी कि गढ़ा गया। सम ऑफ दीज वर डेकोरेटेड विद द स्कल्पचर एंड पेंटेड वॉल्स, यानी कि उन घरों को, बिल्डिंगों को कन्वर्ट कर दिया गुफाओं में, और उन गुफाओं में एक मतलब बेहतरीन तरीके से पेंटिंग बनाए गए हैं। मतलब कि जैसे इस तरीके से है ना, किसी भी गुफा में जाएंगे आप, कोई किसी फेमस गुफा में, जैसे यहाँ दिया है विष्णु टेम्पल एट देवगढ़। देवगढ़ एक जगह है भारत में, तो यहाँ पे जाएंगे तो एक गुफे की तरह है। उस गुफे में देखेंगे कई सारे पेंटिंग्स बनाए हैं, यानी कई सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो यही कह रहा है कि ये फीचर थे स्तूपास के, ठीक है, इनकी विशेषताएँ थी। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है टेम्पल, यानी कि मंदिर। कह रहा है कि कुछ मंदिर बनाए गए थे, हिंदू मंदिर बनाए गए थे उस टाइम पे, जो कि किसके थे, किस देवता के थे, डिवाइटीज यानी कि देवता शिव के थे। ठीक है, विष्णु के मंदिर थे, दुर्गा के मंदिर था, दुर्गा नहीं की दुर्गा देवी होती हैं, और वर्शिपिंग के पूजा किया जाता था उस मंदिर में जाके। ठीक है, तेरह टेम्पल्स। अब आते हैं फीचर ऑफ टेम्पल, यानी कि इस मंदिरों के जो मंदिर है ये, इनकी विशेषताएँ क्या थी। ठीक है, तो जो पहली विशेषता आती है, जो पहला फीचर आता है टेम्पल का, कह रहा है कि उस टेम्पल में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है, देखिए यह एक रूम होता है, टेम्पल तो एक रूम ही होता है ना, मंदिर क्या होता है, एक तरह का कमरा होता है जहाँ पर अपने मतलब उस देवता की फ़ोटो लगाई दी जाती है, डाइटी यानी कि उस देवता का फोटो लगाया जाता था उस सेंटर में, यानी कि उस मंदिर के सेंटर में। और जो वहाँ के प्रीस्ट होते हैं, यानी कि जो वहाँ के पंडित होते थे, वहाँ कई सारे धर्म को, यानी कई सारे रिलीजियस को, यानी कई सारे सांस्कृतिक को नहीं होता था, पूजा पाठ वगैरह होता है, तो वो लोग वहाँ पे परफॉर्म कर देते थे। और जो वहाँ पे डिवोटीज होते थे, यानी कि जो भक्त होते थे उस देवता के, वहाँ आके उस देवता की पूजा करते थे। तो यही तो होता है मंदिर में, तो वही आपको बना के लिखना है। अगर पूछेगा कि व्हाट इज टेम्पल, फीचर्स ऑफ टेम्पल, अपनी भाषा में आप बना के लिख सकते हैं कि लोग जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, सेंटर में मूर्ति रहता है देवता का, पंडित वहाँ पे पूजा करते हैं, और जो डिवोटीज होते हैं यानी कि जो भक्त होते हैं वहाँ पे जाके वर्शिप करते हैं, यानी कि पूजा करते हैं। बस यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि जो मंदिर होता था उसमें एक इस तरह का नोक लगाया जाता था। नोक यानी कि एक तरह का जो कोन होता है ना, मैथ में पढ़ा होगा, कोन एक तरह का कह सकते हैं, आइसक्रीम का टोपा नहीं होता है ऐसे करके, तो वो लगाया जाता था मंदिर के ऊपर, ताकि पता चल सके कि ये मंदिर है। ठीक है, अगर बस ऊपर वो टोपा नहीं लगाते, यानी कि इस तरीके से ट्रायंगल नहीं रखते हैं, तो पता ही नहीं चलेगा कि मंदिर का कोई कमरा है। ठीक है, तो जो क्राफ्ट पर्सन थे उस समय के, उस तरीके से प्लान करके वो लोग क्या करते थे, रखते हैं, जिसको हम लोग शिकारा कहते हैं। तो वही कहता अ टावर वाज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह। गर्भगृह मतलब वो मंदिर है, उसके टॉप पे एक टावर रखते थे जिसको क्या कहा जाता था, शिकारा कहा जाता था। यह शिकारा इंडिकेट करता था कि जो क्राफ्ट पर्सन है, यानी कि जो मंदिर बनाए हैं वो कितने बेहतरीन तरीके से बनाए हैं डिज़ाइन करके। नेक्स्ट पॉइंट आता है दिस टेम्पल आल्सो हैड अ वॉल, यानी कि इस जो मंदिर था वहाँ पे एक हॉल भी होता है ना, जैसे मंदिर में अंदर जाएंगे, जब बाहर आएंगे उस मंदिर से तो एक बड़ा सा हॉल होता है। हॉल यानी कि एक तरह का कह सकते हैं कि रूम होता है, जो कि जहाँ पर लोग बैठते हैं, कीर्तन वगैरह करते हैं, तो उसी को हॉल कहते हैं। दिस हॉल वाज नोन एज द मंडप।
उस हॉल को क्या कहा जाता है, मंडप कहा जाता है, जहाँ पर होम वगैरह होता है। नहीं, हर मंदिर में बाहर होता है एक मंडप होता है जहाँ पर लोग होम वगैरह करते हैं, तो वही उसी को हॉल कहा गया। दिस टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम एंड आयोल आर सम फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल ऑफ द, कह रहा कुछ फेमस टेम्पल्स थे उस समय के जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, जो कि दुर्गा टेम्पल था, यानी कि दुर्गा जी का टेम्पल था। कहाँ था, आयोल में था। आयोल का एक जगह है भारत में। दूसरा आता है सोल टेम्पल, ये भी एक टेम्पल है जो महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम कहाँ है, भारत में है, यानी कि साउथ में है, तमिलनाडु में। ये दो टेम्पल थे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे उस समय में, और काफ़ी ज़्यादा ये पहले बने, सबसे पहले टेम्पल यही थे। नेक्स्ट आता है स्टेजेस, मतलब स्टेजेस इन बिल्डिंग और स्टूपा या टेम्पल, यानी कितने स्टेज वगैरह थे। स्टेज यानी कि कितने प्रकार थे, मेथड जो थे। कह रहा एक मंदिर को बनाने के लिए, एक मंदिर या एक स्तूपा को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते थे, ठीक है। तो वो पैसा कौन देता था, जो राजा और जो रानी होती थी उस समय के, वो लोग इस पैसों को देते थे बनाने के लिए। तो यहाँ पर लिखा है, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वाज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ टेम्पल, यानी कि इस मंदिर को बनाने के लिए स्तूपा को। देखो मंदिर क्या है, हिंदुज़म का है, और स्तूपा किसका है, बुद्धिज़्म का। तो ये डिफरेंस रखिएगा, ऐसा नहीं कि स्तूपा और बुद्धिज़्म, सॉरी स्तूपा और टेम्पल दोनों एक ही है। कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए जब भी। स्तूपा यानी कि जहाँ बुद्धिज़्म में लोग फॉलो करते थे, वो भी इंडिया का है, ठीक है, वो भी काफ़ी फेमस हुआ। टेम्पल यानी कि हिंदुज़म, यानी कि हिंदूवादी, तो भी ज़्यादा फेमस हुआ, ठीक है। तो ये अलग अलग, इन दोनों को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगते थे। तो पैसा कौन देता, राजा और रानी देते थे। प्लेस फॉर द न्यू बिल्डिंग्स और केयरफुली चूज, यानी कि जो जगह बनती थी जहाँ पर मंदिर बनाए जाते थे, उस जगह को काफ़ी केयरफुल, यानी काफ़ी ज़्यादा क्या सकते हैं, केयरफुली चूज़ किया जाता था कि इसी जगह मंदिर बनेगी। जिससे वो जगह मंदिर बनती थी, वो जगह काफ़ी पवित्र होता था उस समय में। तो उसी पवित्र जगह को चूज़ किया जाता था जो कि पवित्र होता था उस मंदिर को बनाने के लिए, वही कह रहा है। गुड क्वालिटी स्टोन है टू द फाउंड, यानी काफ़ी अच्छे अच्छे पत्थर जो है छांट के लगाए जाते थे उस मंदिर में, ताकि वो मंदिर क्या सालों सालों तक खड़ा रहे, जो कि खड़ा भी है। क्वेरिड एंड ट्रांसफर टू द प्लेस चूज, यानी कि अलग अलग जगहों से उस पत्थर को मंगाए जाते थे, जो वीआईपी पत्थर होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग पत्थर होते थे उस समय में। These stones were shipped and carved into a pillars and panels were walls, floors and ceiling। ये जो पत्थर थे उसको साफ करके, यानी कि उसको गढ़ के, यानी कि उसको शेप दे के किस में कन्वर्ट किया जाता था, पिलर्स में, ठीक है। जो पिलर्स लगाए जाते थे पहले, उसमें वो कन्वर्ट करते थे। पैनल्स यानी कि जो दीवार होती थी उनमें कन्वर्ट करते थे। फिर फ्लोर्स को भी उसी पत्थर से शार्प करके, यानी कि शेप दे के बनाए जाते थे। तो ये सब कलाकार थे जो उस समय में मंदिर बनाते थे। अब तो ईंट से बन जाता है काफ़ी आसानी से। देन दे वर प्लेस इन द राइट पोजीशन, फिर उसको अच्छे पोजीशन में बैठाते थे ताकि ये लोगों को दिक्कत न दे, मतलब एकदम सपाट बना देते थे। जैसे पहले की मंदिर जो थी, साउथ में मंदिरें हैं, जाके एक बार घूमिएगा कभी फ्यूचर में, तो देखेंगे कि सब पत्थर के बनाए हुए मूर्ति हैं, और कितने ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने डिज़ाइन करके बनाया है। नेक्स्ट आता है देन दे वर प्लेस इन द राइट पोजीशन द डिवोटीज, यानी कि जो भक्त थे, मर्चेंट थे, फार्मर, या मर्चेंट यानी कि बिजनेसमैन थे, जो किसान थे, क्राफ्ट पर्सन थे, पर्सनल वगैरह थे। तो ये जो लोग थे, तो मतलब वहाँ जाके क्या करते थे, मंदिर में पूजा करते थे लोग, ठीक है ना। जैसे आप लोग अभी जाते हैं, तो ऐसे ये भी लोग क्या करते थे, उस मंदिर में जाके पूजा करते थे। तो ये थे बिल्डिंग्स के मतलब टेम्पल बनाने के लिए फीचर और स्टेजेस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। करा कि जो पहले स्कल्पचर थे, यानी कि जो मूर्तियाँ थी, वो भी ज़्यादा काफ़ी फेमस हुई थी। कैसे, देखो जब मौर्य पीरियड चल रहा था, यानी कि जो अशोका का पीरियड चल रहा था, ठीक है, उसमें कई सारी मूर्तियाँ बनी थी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, बुद्धिज्म को लेकर, हिंदुज़्म को लेकर, ठीक है। तो कुछ मूर्तियाँ बनाई गई थी जो कि उसमें लैंस वगैरह लगाए जाते थे, ठीक है। बुल्स, यानी कि क्या होता है, बुल्स मतलब क्या होता है, सांड नहीं होता है उसमें। इस तरीके से जो हाथी वगैरह सब उस मूर्तियाँ में लगाई जाती थी। स्कल्पचर यानी कि मूर्तियाँ बनाई जाती थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा मूर्ति कब बनाई गई, मौर्य पीरियड में, ठीक है। वैसे ही कह रहा है कि एक बहुत सारी खूबसूरत इमेजेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा का और महावीर का, जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, यानी कि जो फाउंडर हैं उसके, उनकी मूर्तियाँ बनाई गई थी। कहाँ पर, सारनाथ में, या सारनाथ में जहाँ पर वो ज्ञान देते थे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि बुद्ध का और महावीर का, महावीर कौन थे, ये भी एक तरह से जैनिज्म को फॉलो करने वाले, यानी कि जैनिज्म के फाउंडर थे। परमेड बाय द स्कल्पचर ऑफ दिस स्कूल्स, यानी कि इन स्कूलों में पेंटिंग बनाई जाती थी पहले टाइम पे। द स्टैचू ऑफ सीटेड बुद्धा एट सारनाथ सो द हाइट ऑफ द इंडियन, जो कह रहा है जो बुद्धा का पेंटिंग है सारनाथ में, सारनाथ एक जगह है भारत में, ठीक है। तो वहाँ बुद्धा का पेंटिंग है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ये दिखाता है कि जो पहले के लोग थे काफ़ी ज़्यादा मूर्ति उससे भी प्रभावित होते थे, यानी कि इन लोग को मूर्ति बनाना पसंद होता था और ये बना के वहाँ पर शिफ्ट करते थे। फिर कह रहा है कि जो पलावास थे, चालुक्यास थे, कौन थे, हमने फिर चैप्टर में पढ़ा है। तो ये मतलब एक तरह के राजा थे, ये लोग बता देते हैं साउथ के। तो ये भी लोग काफ़ी ज़्यादा भक्त थे उन मूर्तियों के, ठीक है। अर्जुनन्स पिनियंस ऑफ महाबलीपुरम सो दैट स्टैंड ऑफ इंडियन स्कल्पचर ऑफ टाइम नेम, कह रहा है कि एक अर्जुन का पिनियंस, यानी कि एक मूर्ति है महाबलीपुरम में, यानी कि साउथ में एक मूर्ति है जिसका नाम है अर्जुन करके, ठीक है। वो भी दिखाता कि उस टाइम पे जो स्कल्पचर था ये अर्जुन का, वो कितना ज़्यादा स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड यानी कि काफ़ी ज़्यादा फेमस था, ठीक है।
तो ये थे कुछ स्कल्पचर, यानी कि पहले के लोग मूर्ति, ये आएगा एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो बस आप लोग को जानना था कि स्कल्पचर क्या होता है, सबसे ज़्यादा फेमस कब हुई और सबसे फेमस मूर्तियाँ कौन है। तो लॉर्ड बुद्धा की है जो कि सारनाथ में है, ठीक है, आता है तो यही आएगा सारनाथ वाला। नेक्स्ट था पेंटिंग्स अजंता, यानी कि कई सारे लोग थे जो पेंटिंग को भी काफ़ी ज़्यादा फेमस मानते थे। तो वो एक अजंता में एक पेंटिंग है इस तरीके से जो उस समय में बनाया गया था, ठीक है, उस समय यानी कि मौर्य पीरियड में बनाया गया था, लगभग 3000 साल पहले अब से। तो ये भी काफ़ी फेमस हुआ, ठीक है। तो देख लीजिए थोड़ा सा, कह रहा है जो पेंटिंग बनाने का शुरुआत हुआ वो ओल्ड स्टोन एज से हुआ, यानी कि जब लोग पत्थर इस्तेमाल करते थे आग जलाने के लिए। सोचो जब लोग गुफाओं में रहते थे, यानी कि शहर में या गांव में नहीं रहते थे, तब के लोग क्या हुआ पेंटिंग बनाते थे दीवारों पे, तब से ये पेंटिंग आ रहा है, बनना शुरू हुआ है। कह रहा कई सारे पेंटिंग पाए गए थे भीमबेटका के केव्स में, यानी कि एक गुफा है भीमबेटका करके, वहाँ पर ये मूर्ति पाए गए थे। लेकिन उससे भी ज़्यादा फेमस मूर्ति कहाँ पाई, गुप्त पीरियड में, यानी कि समुद्रगुप्त जब आया था या चंद्रगुप्त आए थे, वहाँ के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस मूर्तियाँ बनी थी। जैसे कि दिया गया है मोस्ट ऑफ द केव्स ऑफ इन अजंता। अजंता एक जगह है, यानी कि मोनेस्ट्री है, जहाँ पर वहाँ कई सारी फेमस मूर्तियाँ पाई गई हैं, ठीक है। द वॉल्स ऑफ सम अजंता केव्स वर डेकोरेटेड ऑफ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। कह रहा है जो दीवारें हैं, जो दीवार होती है वो अजंता केव्स का है। अजंता केव्स यानी कि अजंता एक ऐसी जगह जहाँ पर गुफा है, ठीक है। तो आप जब गूगल पे या यूट्यूब पे मारेंगे तो आ जाएगा। ये सारी मूर्तियाँ हैं जो कि उसके दीवार पे बनाई गई थी, ठीक है। और इसे कुछ पॉइंट है जैसे कि सिंस द केव ऑफ डार्क इनसाइड मोस्ट दिस पेंटिंग वर डन इन लाइट टचेस। कह रहा है कि ये पेंटिंग डार्क में बनाई गई थी, यानी कि अंधेरे में बनाई गई थी। जब उस पर लाइट पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा वो चमक उठती हैं वो पेंटिंग जो थी अजंता केव्स में। द कलर्स वर मेड ऑफ प्लांट एंड मिनरल से, यानी कि जो उसमें कलर भरे गए हैं। अब तो कलर नेचुरली आता है, लोग आर्टिफिशियल द्वारा बनाया जाता है, काफ़ी अच्छे अच्छे कलर आते हैं। लेकिन पहले के टाइम में कलर नहीं थे, यानी कि रंग नहीं थे। तो ये लोग क्या करते थे, प्लांट्स के यानी कि जो पौधे के रंग होते हैं और जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उसका यूज़ करके उसमें रंग भरते थे। देन ग्लो इवन आफ्टर 1500 साल तक, यानी कि जो लोग रंग का यूज़ किए हैं मिनरल्स ऑफ प्लांट का, वो अभी तक क्या होता है, चमकता है। यानी कि 1500 साल पहले का बना हुआ पेंटिंग भी अभी तक चमक रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप फ्यूचर में जब बड़े होंगे, जब आप सक्सेस हो जाएंगे, तो पेंटिंग्स को जाके हर जगह जाकर घूमिएगा और देखिएगा वो चीज़, ठीक है। नेक्स्ट आता है टॉपिक साइंस। कह रहा है कि जो हमारा भारत था वो भी ज़्यादा साइंस में काफ़ी ज़्यादा क्या था, एडवांस था। जैसे कि आर्यभट्ट थे, कौन थे, और आर्यभट्ट ने क्या किया था, साइंस में एक एस्ट्रोनॉमर थे, बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने जीरो की खोज की थी। तो वही कह रहा है एस्ट्रोनॉमी में सबसे बड़े थे आर्यभट्ट उस समय में, मोस्ट फेमस एस्ट्रोनॉमर थे और साइंटिस्ट भी थे एशियन पीरियड के, यानी कि सबसे बड़े साइंटिस्ट यही थे उस समय में जिन्होंने जीरो की खोज की थी, ठीक है। ही रोट अ बुक नेम आर्यभट्टियम। इन्होंने भी एक किताब लिखा, किन्होंने, आर्यभट्ट ने एक किताब लिखा अपने ही नाम पे जिसका नाम था आर्यभट्टियम। तो हो सकता है एमसीक्यू में या वन वर्ड में या ट्रू फॉल्स में आए कि आर्यभट्ट जो किताब लिखे थे उनका नाम, किताब का नाम क्या था, उन्हीं के नाम पे पड़ा था, आर्यभट्टियम, ठीक है। आर्यभट्ट नाम था और आर्यभट्टियम उनका किताब था। ही एक्सप्लेन द अर्थ मूव। उन्होंने एक्सप्लेन किया इस किताब में कि कैसे पृथ्वी मूव करती है सूरज के अलॉन्ग। सोचो उस समय में जो मतलब यार बहुत एडवांस थे ये लोग। सोचो जो अमेरिका के साइंटिस्ट हैं वो अब जाके यानी कि 1900 सेंचुरी में, यानी कि कह सकते हैं 20वीं शताब्दी में, 20 सेंचुरी में वो जाकर बताया है जो हमारा सन है वो जो पृथ्वी है वो हमारा सूरज का चक्कर लगाता है, ठीक है। जैसे जो हमारी पृथ्वी है ना, ये मान लेते हैं सन है, ठीक है, और जो हमारी पृथ्वी है इसके चक्कर लगाता है। ये चीज़ आर्यभट्ट ने काफ़ी ज़्यादा पहले ही बता दिया था अपने किताब में आर्यभट्टियम में, ठीक है। इसलिए इंडिया को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इट वॉज द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन दिस एक्सिस दैट कॉज डे एंड नाइट। ये पहले बता दिए थे कि अर्थ के रोटेशन से ही दिन और रात होता है, जो कि हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था। ही आल्सो गिव अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर द एक्लिप्स। उन्होंने एक साइंटिफिक रीज़न भी दिया था कि क्यों ये ग्रहण होता है, सूरज ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है ना, जो पूरा तरह से चंद्रमा ढक जाता है। तो इन्होंने एक अच्छा एक्सप्लेन दिया था, वो भी उस टाइम पे। इसलिए भारत को काफ़ी ज़्यादा एडवांस माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं वराह मिहिरा करके, ठीक है, इनका नाम था वराह मिहिरा, और आल्सो नोन एज एस्ट्रोनॉमर। ये भी एक बड़े एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने भी एक किताब लिखा था, इस किताब का नाम था पंच सिद्धांतिका, यानी कि 5 सिद्धांत लिखे थे, ठीक है। तो पहले किताब किसने लिखा था, आर्यभट्ट ने, आर्यभट्टियम, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था अर्थ के बारे में, कैसे दिन और रात होता है, कैसे अर्थ जो है सूरज का चक्कर लगाता है। दूसरा आते हैं वराह मिहिरा, इन्होंने क्या लिखा था, पंच सिद्धांतिका लिखा था। इसने क्या लिखा था इस किताब में, ही आल्सो रोट एन इनक्लाइपेडिया ऑफ साइंस कॉल्ड द बृहत संहिता बट ही गिव अ स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑन होरोस्कोपी एंड एस्ट्रोलॉजी। इन्होंने क्या किया था, होरोस्कोपी मतलब कि ये जैसे नहीं होता है, लोग पंडित देखते हैं अपना आपका हाथ देख के बता देते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा, तो ये भी लोग वही काम करते थे। कौन, वराह मिहिरा। इन्होंने अपने किताब में पंच सिद्धांत में ये सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे एक लोग का फ्यूचर देखा जा सकता है, यानी कि उनका भविष्य नहीं होता है। लोग देखते हैं, पंडित देखते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आपके भूतकाल क्या रहा है, भविष्य क्या रहा है, तो उसी को हॉरोस्कोप कहते हैं।
तो ये काफ़ी बड़े थे उसमें, कौन, गौरामीरा करके। नेक्स्ट आते हैं मैथमेटिशियन कौन थे, ये आर्यभट्ट ही थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट, यानी कि एस्ट्रोनॉमी में भी आगे थे और मैथमेटिक में भी आगे थे। तो वही कह रहा है आर्यभट्ट डेवलप्ड अ मैथमेटिशियन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि जीरो का उन्होंने आविष्कार किया था, जिसकी वजह से मैथ में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई। पहले की संख्या क्या थी, 9 तक थी, तो लोग 9 के बाद सीधे 11 पहुँच जाते थे, तो बीच में उनको दिक्कत होता था कि इसके बाद क्या नाम रखे। तो जब जीरो का आविष्कार हुआ, जब आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया, तब से लोग क्या किए, मतलब मैथ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। अब हमको और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है मैथ, ठीक है। ये कारनामे थे इनके आर्यभट्ट के, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। यहाँ पर लिखा है एन इंडियन मैथमेटिशियन इन द आर्यभट्ट इन्वेंटेड अ सिंबल जीरो, उन्हें जीरो का सिंबल इन्वेंट किया था। लेटर दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वर डेवलप्ड बाई अर्बन्स एंड यूरोपियन, इस जीरो का यूज़ करके जो अर्बन्स थे, यानी कि जो अंग्रेज लोग थे, उसका वो लोग यूज़ करने लगे, किसमें, जीरो के नाम पे, ठीक है। तो ये थे आर्यभट्ट, यानी कि लेजेंड आर्यभट्ट, ठीक है। तो आर्यभट्ट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वो क्या थे, एक एस्ट्रोनॉमर के साथ साथ मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है। अब आते हैं मेडिसिन में, यानी कि चिकित्सा में कौन कौन थे। तो जो आयुर्वेद है हमारा, जो हमारा कहते हैं ना कि हमारा आयुर्वेद ही, मतलब हम लोग इंडिया, जो हम लोग इंडियन है, हर क्षेत्र में आ गए हैं, चाहे मेडिसिन हो, चाहे मैथ हो, चाहे हर चीज़ हो, ठीक है। तो मेडिसिन में एक लोग थे जिसका नाम था स्कॉलर चरखा, क्या नाम था, स्कॉलर चरखा। चरखा एक मतलब बहुत बड़े क्या थे, पंडित थे, जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में हर वो चीज़ जान लिया था जिसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं, और हर वो बीमारी का निवारण भी जानते थे। काफ़ी बड़े ये मेडिसिन थे, यानी कि केमिस्ट थे। और लिखा है कि फेमस इंडियन स्कॉलर चरखा रोट द चरखा संहिता, ठीक है, संहिता। उन्होंने किताब लिखा था अपने ही नाम पे, चरखा संहिता करके, तो आसानी से याद हो जाएगा आपको, चरखा संहिता का किताब था। ये किसके बारे में बताता है, ये ह्यूमन बॉडी के बारे में बताता है कि इंसानों के अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ पाई जाती हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। तो आयुर्वेद इज द स्कैरेड साइंस ऑफ लाइफ, जो आयुर्वेद है वो साइंस को ही क्या कर सकता है, गढ़ ठहरा सकता है। यार ये हम डिटेल में जाने तब, ये सारा चीज़ कहाँ पर, नालंदा यूनिवर्सिटी में है। अनदर ग्रेट फिजिशियन सुश्रुता, कह रहा है कि इनके अलावा, जो चरखा के अलावा भी एक बहुत बड़े फिजिशियन थे, यानी कि फिजिस्ट, यानी कि फिजिक्स के रचयिता थे, जिनका नाम था सुश्रुता नाम था, क्या नाम था, सुश्रुता। गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑन द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कि कैसे सर्जिकल यानी कि कैसे ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने वो काम दिया था, कौन, सुश्रुता ने। तो पहले के लोग थे, जब उनकी हड्डी वगैरह टूटता था या कोई कीड़ा वगैरह काट लेता था, तो कैसे लोग सर्जरी करके उसको बचाते थे। तो कौन बचाता था, यानी कौन ये आइडिया दिया था, फिजिशियन, जिसका नाम था सुश्रुता, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है मेटलर्जी, कह रहा है कि दिल्ली में एक पिलर है जिसे आयरन पिलर कहा गया है। ये ऐसा पिलर है कि मतलब क्या भी बताएं आपको। कह रहे हैं जो पिलर है ये दिल्ली में है, ठीक है, और ये 1500 साल पहले बनाया गया था। सोचो, आज से 1500 साल पहले बनाया गया था, और इस पर 1500 सालों तक अभी तक एक रस्ट नहीं लगा है। रस्ट क्या होता है, जब लोहे पे जंग नहीं लगाती है येलो कलर की, जब उसको छुड़ाते हैं तो लगता है लोहा टूट जाएगा। लेकिन ये पता नहीं कैसा आयरन, किस चीज़ का आयरन बना हुआ है या किससे बना हुआ है कि इससे आज तक, यानी कि 1500 सालों तक इस पर जंग ही नहीं लगा। और इस पर कोई सुरक्षा नहीं है, ना कोई बारिश भी आता है, ठीक है, धूल धक्कड़ भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, रस्टिंग वगैरह होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये कब बनवाया गया था, चंद्र के पीरियड में, यानी कि गुप्त डायनेस्टी जब चल रही थी, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त नहीं थे, उसके टाइम पे ये बनवाया गया था। और ये 7.2 मीटर क्या है, हाई है, और इससे हाइट पूछता है कितना है, तो 7.2 मीटर है, यानी कि 7 मीटर, ठीक है। और ये कितना लंबा है, ये 3 टन का है, यानी कि 300 किलो का है। सोचो इतना भारी था। तो ये था हमारा चैप्टर आज का, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर।